नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 12 अत्याधुनिक जैविक ईंधन कारखाना खोलने की घोषणा की। विज्ञान प्रसार द्वारा 9वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित। दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं की नई तथा अहम खोज, जानलेवा हंटिंगटन बीमारी के विस्तार पर लगेगी रोक। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अधिक संग्रह क्षमता वाला हल्का माइक्रो सुपर कैपेसिटर विकसित किया। पारंपरिक जीवाश्म आधारित ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म आधारित ईंधनों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जैविक ईंधन के अत्याधुनिक 12 कारखाने लगाने की घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया तथा आम लोगों को जानकारी और लाभ पहुंचाने के लिए प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब अथवा परिवेश वेब एप्लीकेशन भी जारी किया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। सर रुडोल्फ डीजल ने 1893 में डीजल इंजन की खोज की थी। उस वर्ष 10 अगस्त को पहली बार मूंगफली तेल के इस्तेमाल से यांत्रिक इंजन के परिचालन में सफलता मिली थी। इस अभूतपूर्व उपलब्धि की याद में हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव ईंधन नवीनीकृत होते हैं, स्वाभाविक तरीके से समाप्त होते हैं तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म आधारित ईंधन के बजाय गैर जीवाश्म आधारित ईंधन के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा सरकार द्वारा जैव ईंधन को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में किए गए विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी सामने लाना है। इस वर्ष पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व जैव ईंधन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 12 आधुनिक जैव ईंधन कारखाना लगाने की घोषणा की। इनसे देश के 1.5 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इस आयोजन में गन्ना व अन्य किसान, वैज्ञानिक, जैव ईंधन से जुड़े उद्यमी, कृषि विज्ञान व इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, सांसद, राजदूत, केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारी और जैव ऊर्जा के क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर इथेनॉल, जैव डीजल, जैव सीएनजी तथा दूसरी पीढ़ी की जैव ईंधन पर विचार विमर्श सत्र भी आयोजित किया गया। मैं आप सभी को विश्व बायोफ्यूल दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, 125 करोड़ देशवासियों के जीवन को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, नई नई योजनाएं बना रही है। गांव की अर्थव्यवस्था को ताकतवर बनाना, गांव के किसान की आय बढ़ाना, पेट्रोल, डीजल, गैस का विकल्प तैयार करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। बायोफ्यूल इन लक्ष्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। बायोफ्यूल पर्यावरण और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है। साथियों, बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। राष्ट्रीय नीति के मुताबिक 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण तथा 5% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेट्रोल तथा डीजल में इथेनॉल के मिश्रण से कार्बन का निष्कासन कम होता है,
इस नीति से इथेनॉल उत्पादन के अवसरों में वृद्धि हुई है तथा आधुनिक जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। जैव ईंधनों के इस्तेमाल से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी आएगी, पर्यावरण साफ रहेगा, किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जैव ईंधन कार्यक्रम भारत सरकार के मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने के उपक्रमों के अनुरूप हैं। इस कार्यक्रम में प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब अथवा परिवेश वेब एप्लीकेशन भी जारी किया गया। ये एकल विंडो समेकित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली है जो प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत विकसित की गई है। ये प्रणाली परियोजना के सहयोगियों तथा आम नागरिकों को देखने, जानकारी रखने तथा जांच अधिकारियों से संपर्क करने में सक्षम है। इसके अलावा ये प्रणाली आवेदन प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय से परे राज्य अधिकारियों को ऑनलाइन निकासी पत्र, ऑनलाइन मेलर्स तथा सावधानियों की जानकारी उपलब्ध कराती है। इस वेब पोर्टल के बारे में अधिक जानकारी parivesh.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। भारत का 9वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 27 से 31 जनवरी 2019 को आयोजित किया जाएगा। इस वार्षिक महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान प्रसार द्वारा किया जाता है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने वाले इस फिल्म महोत्सव के लिए प्रविष्टियां 31 अक्टूबर 2018 तक स्वीकार की जाएंगी। इस महोत्सव में फिल्म निर्माताओं, संस्थानों तथा छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्में विभिन्न वर्गों में दिखाई जाती हैं। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। बहुत से लोगों के लिए विज्ञान विषय को समझना काफी मुश्किल होता है, लेकिन विज्ञान विषयों पर बनी अच्छी फिल्मों से कोई भी इस विषय को आसानी से समझ सकता है। लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए 2011 में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म उत्सव की शुरुआत की गई, जिसका आयोजन हर साल किया जाता है। इसी उत्साह और भावना से 9वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म उत्सव में प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। इस उत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार कर रहा है। यह फिल्म उत्सव पंजाब के मोहाली में स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में 27 से 31 जनवरी 2019 में आयोजित किया जाएगा। ये देश का अकेला और पहली तरह का फिल्म फेस्टिवल है जिसे हम नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और अब ये जो चंडीगढ़ में मोहाली में होने वाला है 27 जनवरी से 31 जनवरी 2019 के बीच, इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे देश से हमको हर साल की तरह इस बार भी फिल्में मिलेंगी जिनका संबंध साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इनोवेशन से होगा। नए नए शोध जो हमारे प्रयोगशालाओं में हो रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न केवल प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, टीवी चैनल्स, बल्कि हमारे कॉलेज और स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा मौका मिलता है। उनके लिए अलग कैटेगरीज हैं, फिल्म अपने कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं, अब वो फिल्म सबमिट करते हैं। इस फिल्म महोत्सव का मकसद विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा, पर्यावरण, चिकित्सा और विज्ञान के बढ़ते प्रभाव और पारंपरिक ज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाली फिल्मों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और समर्थ बनाना है। यह विज्ञान संचारकों और फिल्म निर्माताओं द्वारा की गई कोशिशों को मान्यता देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। यह फिल्म महोत्सव फिल्म निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्यमी लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये एक ऐसा मंच बन गया है देश में जहां पर साइंस फिल्मों को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनकी स्क्रिप्ट, उनके आइडियाज़, उनके मैसेजेस, क्या वो संदेश देती हैं फिल्में, उसको हम देखते हैं, समझते हैं। और फिल्म मेकिंग की जो बारीकियां हैं, जो हम साइंस और एनवायरनमेंट की फिल्में बनाएं, हम नेचर या वाइल्ड लाइफ की बात करें तो उसमें क्या साइंस कम्युनिकेट हो सकता है, तो उस पर बहुत सारे पैनल डिस्कशन होते हैं, मास्टर क्लास होते हैं हमारे साइंस फिल्म मेकिंग के अलग अलग एस्पेक्ट पे, जिसमें प्री टू पोस्ट प्रोडक्शन शामिल होता है। हम साइंस फिल्मों को प्लान कैसे करें, क्या थीम्स लेके चलें। तो मैं समझता हूँ कि ये 5 दिनों का एक ऐसा फेस्टिवल है
जहाँ पर फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले और ऐसे तमाम हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो नई जनरेशन है, बडिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए एक बहुत खास मंच है। फिल्म प्रविष्टियों के लिए फिल्मों में श्रेणियां इस प्रकार हैं। इंटरफेस श्रेणी में सरकारी और गैर सरकारी वित्त पोषित संस्थाएं व अन्य संगठन, फ्यूजन श्रेणी में स्वतंत्र फिल्मकार व प्रोडक्शन हाउस, आउट ऑफ बॉक्स फिल्म श्रेणी में कॉलेज के विद्यार्थी और रेनबो श्रेणी में कक्षा 6 से कक्षा 12 के विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस श्रेणी फिल्म उत्सव स्थल पर ही 5 मिनट की फिल्म बनाने की श्रेणी है। सभी श्रेणियों में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनके नाम हैं गोल्डन बीवर, सिल्वर बीवर और ब्रॉन्ज बीवर। हर फिल्म की विषय वस्तु विज्ञान पर आधारित होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आवेदक विज्ञान प्रसार की आधिकारिक वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in को देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2018 है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको तंत्रिका की बीमारी हंटिंगटन के निदान से जुड़े ताज़ा शोध के बारे में बताएंगे। तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दीजिए। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना। हंटिंगटन बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है तथा इसके कारण मांसपेशियों की अवांछित गतिविधियां होती हैं। इस बीमारी के कारण चलने तथा यहां तक कि बोलने में भी परेशानी होती है। हंटिंगटन बीमारी से मरीजों की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है। अभी तक तंत्रिका से जुड़ी इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा या उपचार उपलब्ध नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस के शोधकर्ताओं ने इस बीमारी पर विस्तृत शोध किया है और उनके अध्ययन के मुताबिक न्यूरॉन कोशिकाओं से इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर इस बीमारी के कारण होने वाली शारीरिक क्षति रोकी जा सकती है। पेश है ये रिपोर्ट। मस्तिष्क मानव शरीर के अहम हिस्सों में से एक है जो देखने, सुनने से लेकर सोचने समझने सहित मांसपेशियों के संचालन को नियंत्रित करता है। जब मस्तिष्क के किसी भी हिस्से को क्षति पहुंचती है तो इसका असर हमारे शरीर के पूरे कामकाज पर पड़ सकता है। कभी कभार अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे न्यूरो डीजेनरेटिव और मोटर न्यूरॉन जैसे विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे दोष न्यूरॉनों में गड़बड़ी के कारण होते हैं। न्यूरॉन ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। हंटिंगटन रोग में मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं का टूटना निरंतर जारी रहता है। इससे व्यक्ति की क्रियाशीलता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
जिसके चलते व्यक्ति को मानसिक रोग और मांसपेशियों संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि भारत में ये बीमारी 41 से 56 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के वयस्कों में होती है, लेकिन जागरूकता की कमी और उपचार की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसके कई मामले सामने ही नहीं आ पाते। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुरजीत सरकार के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस बीमारी को सुलझाने के लिए एक कदम उठाया है, जो इस बीमारी के लिए दवा विकसित करने का रास्ता दिखाएगा। शोधकर्ताओं को न्यूरॉनों का अपघटन को रोकने का तरीका मिला है, जो बीमारी के बढ़ने की दर को कम कर सकता है। We have been trying to find out some modifiers. So we selected about 2000 genes as per our understanding for this screening. And after rigorous screening, we found that if we upregulate the insulin pathway, and as you know, the insulin pathway is very important for the cell viability. They are involved in the energy metabolism and so many other things and growth and all. हंटिंगटन रोग मस्तिष्क में मौजूद HTT जीन में परिवर्तन के कारण होता है। HTT जीन हंटिंगटन नामक प्रोटीन के बनने के लिए जरूरी होता है। ये प्रोटीन मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि इस प्रोटीन को बनाए रखा जाए तो हंटिंगटन बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इंसुलिन हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण में मददगार हो सकता है। इसके इसी गुण का उपयोग इस समस्या को हल करने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि तंत्रिकाओं में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने से इस रोग के बढ़ने की गति को कम करने में मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हंटिंगटन बीमारी में न्यूरॉन बेहतर ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। Basically, we do the screening, genetic modifier screening, where we try to find out if there are some genes, if we modulate their expression, they can decrease or they can ease the severity of the disease, and those genes potentially can be used as a kind of drug target in future. अध्ययन के लिए डॉक्टर सुरजीत सरकार और उनकी टीम ने शोध मॉडल के रूप में ड्रोसोफिला या फल मक्खी को लिया। इन फल मक्खियों में एक मजबूत न्यूरॉन तंत्रिका संबंध होता है, जिससे न्यूरॉनों की प्रभावशीलता के अध्ययन में मदद मिलती है। शोध समूह में मानव शरीर से बीमारी जनित जीन लेकर ड्रोसोफिला में प्रवेश कराकर उनमें उत्पन्न होने वाली परिवर्तन का अध्ययन किया। कई परीक्षणों के बाद ये पाया कि इंसुलिन संकेतों के स्तर को बढ़ाने से असामान्य पुनरावृत्ति के कारण बनी प्रोटीन की मात्रा में महत्वपूर्ण कमी आई। इस शोध कार्य को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित किया गया था। ये शोध मॉलिक्यूलर न्यूरोबायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आशा है ये नई खोज बीमारी के इलाज के तरीकों में बदलाव और दवाओं के विकास में सहायक साबित होगी। स्मार्टफोन से लेकर एलईडी टेलीविजन तक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कैपेसिटर लगे होते हैं। अलग अलग उपकरणों में इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कैमरे का फ्लैश कैपेसिटर की मदद से काम करता है। ऐसे कैपेसिटर में बेहद कम समय के लिए ऊर्जा संचित होती है, जबकि बिजली से चलने वाले वाहन जैसे विशाल उपकरणों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सुपर कैपेसिटर्स की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक छोटा तथा हल्का माइक्रो सुपर कैपेसिटर का निर्माण किया है। तुरंत चार्ज होने वाले इन माइक्रो सुपर कैपेसिटर्स में पारंपरिक सुपर कैपेसिटर की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह होता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। मोबाइल फोन हो या इन्वर्टर या फिर लैपटॉप अथवा रिमोट कंट्रोल, ऊर्जा संग्रह करने के लिए लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन उन बैटरियों में ऊर्जा बेहद कम समय के लिए संचित होती है और इन्हें बार बार चार्ज करने तथा अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हमें अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना पड़ता है। दरअसल हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों में लिथियम आयन होता है, लेकिन आधुनिक तकनीक के आने के बाद कैपेसिटर बैटरी के प्रभावशाली विकल्प के रूप में सामने आया है। कैपेसिटर में विद्युतीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रह होता है तथा एक ही बार में सारी ऊर्जा स्थानांतरित हो सकती है। स्मार्टफोन कैमरे का फ्लैश इतना बेहतरीन उपकरण है जिसमें सर्किट्स में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा फ्लैश के रूप में एक ही बार में ऊर्जा का निष्कासन होता है।
अगर कार्य क्षमता अधिक चाहिए तो सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भारी मात्रा में ऊर्जा संचय होता है और ये काफी जल्द चार्ज होते हैं। ये सुपर कैपेसिटर सामान्य कैपेसिटर की तुलना में हजारों बार चार्ज तथा डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं। इसी कारण इनका इस्तेमाल बिजली से चलने वाले वाहनों तथा उनमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी में किया जाता है। अभी तक इस्तेमाल होने वाले सुपर कैपेसिटर का आकार बड़ा है तथा सामान्य बैटरियों की तुलना में उनका वजन भी अधिक होता है। इस समस्या का समाधान बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिकों की एक टीम ने खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने माइक्रो सुपर कैपेसिटर बनाने में सफलता पाई है, जिनमें भारी ऊर्जा संग्रह होता है तथा उनकी जिंदगी लंबी होती है। इन विशेष सुपर कैपेसिटर का आकार मात्र 1 माइक्रोन है, लिहाजा इन्हें माइक्रो सुपर कैपेसिटर कहा जाता है, जिनमें एक चिप में ऊर्जा संग्रह हो सकता है। We have developed this micro supercapacitor which is of micron size and which utilizes nanomaterials. So what a nanomaterial means is graphene and carbon nanotube, which are very popular carbon based material because of some specific properties which are very extraordinary. And more importantly, in these supercapacitor we require certain architecture which provides or which leads to higher charge storage. आइए अब समझते हैं कि सुपर कैपेसिटर कैसे काम करता है। आमतौर पर सुपर कैपेसिटर में 2 आयनिक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित होती है। ये 2 आयनिक प्लेट हैं, धनात्मक रूप से चार्ज एनोड तथा ऋणात्मक रूप से चार्ज कैथोड। दोनों प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रोलाइट मिश्रण होता है जो सक्रिय कार्बन द्वारा उन्हें अलग रखता है। वोल्टेज जाने पर विद्युत क्षेत्र काम करना आरंभ कर देता है तथा चार्ज होने लगता है। प्राप्तकर्ता प्लेट विद्युत चार्ज के आयन अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रोलाइट से प्राप्त आयन 2 विद्युत कलेक्टर की सतह पर इकट्ठा होते हैं। इन सुपर कैपेसिटर की कार्यक्षमता को प्रभावित किए बगैर उनका आकार छोटा करना प्रमुख चुनौती थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सामान्य तथा कम लागत वाले स्प्रे डिपोजिशन के द्वारा ये चुनौती दूर की। स्प्रे डिपोजिशन तकनीक में कार्बन नैनोट्यूब, छोटे ग्राफीन ऑक्साइड तथा मैग्नीज ऑक्साइड जैसे सूक्ष्म पदार्थों की स्याही का छिड़काव धातुओं तथा बहुलक पर किया जाता है। सूक्ष्म पदार्थों की स्याही परत दर परत इकट्ठा करने से आवेशित सतह में वृद्धि होती है। इससे सतह तथा मात्रा की दर में बढ़ोतरी होती है, जिससे आवेश की गतिविधि बढ़ती है। इस प्रक्रिया से माइक्रो सुपर कैपेसिटर में कुल ऊर्जा संग्रह की क्षमता बढ़ती है। प्रयोगों के दौरान पता चला कि विभिन्न परतों के रूप में स्प्रे करने से हर परत के बीच छिद्रों की संख्या बढ़ती है। इनमें आवेश संग्रह करने की सतह तथा उनकी गतिविधियों में वृद्धि होती है। इस शोध के परिणाम ACS अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। The main advantage of using these supercapacitor is high cyclic ability. They can go many millions of cycles for on and off and charging and discharging, as opposed to the batteries which die after some time. So we are working in this area and trying to find out the ways to further improve the efficiency. माइक्रो सुपर कैपेसिटर के कई लाभ हैं। वो सामान्य बैटरियों की तुलना में 10,000 बार अधिक आवेशित तथा अनावेशित हो सकते हैं। इन्हें बेहद कम समय में चार्ज किया जा सकता है तथा एक बार पूरी तरह आवेशित होने पर ये लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। इन माइक्रो सुपर कैपेसिटर को प्रोफेसर आभा मिश्रा तथा उनकी टीम ने छोटे आकार का, कम वजनी तथा बेहद लचीला बनाया है। लिहाजा भविष्य में इनका इस्तेमाल आधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़े उपकरणों जैसे चिकित्सीय उपकरणों, बेतार सेंसर नेटवर्क से लेकर आधुनिक कंप्यूटर तक के निर्माण में किया जा सकता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे बहुत कुछ है बाकी, तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए,
जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने 12 अगस्त 2018 को सूर्य मिशन के लिए पहला अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डेल्टा 4 हैवी रॉकेट द्वारा पार्कर सोलर प्रोब नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया। सूर्य के बाहरी वातावरण तथा अंतरिक्ष में मौसम के अध्ययन के लिए ये मिशन भेजा गया है। अगले 70 वर्षों में ये अंतरिक्ष यान कोरोना के 24 चक्कर लगाएगा। कोरोना सूर्य का बाहरी वातावरण है। पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान को अमेरिका में केप कैनावरल वायुसेना केंद्र के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 37 से प्रक्षेपित किया गया। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला तथा फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च ने पाया है कि हड़प्पा सभ्यता किसी नदी के किनारे विकसित नहीं हुई थी। ताजा अध्ययन से पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता आरंभ होने के करीब 35,000 वर्ष पूर्व नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया था। नदियों की परतों के अध्ययन से ये बात स्पष्ट हुई है। शोध के परिणाम क्वाटरनरी जियोक्रोनोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। दुनिया भर में 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशाल हाथी देखने में बेहद भव्य लगते हैं, लेकिन अवैध शिकार तथा प्राकृतिक वास नष्ट होने के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली में गज महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि आम लोगों के बीच हाथियों के संरक्षण तथा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसकी स्थिति मजबूत करने की जागरूकता विकसित हो। कार्यक्रम का आयोजन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया था। कार्यक्रम की विशेषता हाथियों की 101 कलात्मक प्रदर्शनी था, जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा पहचाने गए देश भर में हाथियों के 101 निवास स्थानों के प्रतीक थे। ये प्रतीक मूर्तियों, तस्वीरों तथा फोटोग्राफ के रूप में थे। ये कार्यक्रम 12 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 अगस्त को संगठन के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई का 99वां जन्मदिन मनाया। इस आयोजन में वर्तमान अध्यक्ष के सिवान के अलावा पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन तथा एएस किरण कुमार भी उपस्थित थे। समारोह में डॉक्टर साराभाई की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग ने चंद्रयान 2 लैंडर का नामकरण विक्रम के रूप में किया। डॉक्टर साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे तथा 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। उन्हें 1966 में पद्म भूषण, 1962 में शांति स्वरूप भटनागर सम्मान तथा 1972 में मृत्युपरांत पद्म विभूषण जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानी M.K. वेणु बप्पू को। उनका जन्म 10 अगस्त 1927 को चेन्नई में हुआ था। वो अंतरिक्ष विज्ञानी कॉलिन विल्सन के साथ मिलकर विल्सन बप्पू प्रभाव विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रभाव का उपयोग तारों की चमक तथा दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कोडाईकनाल वेधशाला तथा वेणु बप्पू वेधशाला जैसी कई अंतरिक्ष वेधशालाओं की स्थापना में बप्पू का योगदान रहा। सन 1979 में वो प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अध्यक्ष चुने गए। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द पैसिफिक ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें डॉनहो कॉमेट मेडल से सम्मानित किया। बप्पू अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के भी अवैतनिक सदस्य थे। 19 अगस्त 1982 को उनका देहांत हो गया, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।